हेलो स्टूडेंट, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट सेकंड सी की। इससे पहले हम यूनिट सेकंड ए, यूनिट सेकंड बी कर चुके हैं और हम आज सेकंड सी स्टार्ट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, देखो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कि आप ये पहले पढ़ चुके हो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है। इसको हम आज एक्सप्लेन करके देखेंगे। देखो किसी कंडक्टर में मान लीजिए कोई मेटेलिक कंडक्टर है, मतलब हम वायर मान लेते हैं, सिलिंड्रिकल वायर। ठीक है, और ये कनेक्टेड है किसी सेल से। ये सेल से कनेक्टेड है यहाँ पर। ये पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। इसके अंदर क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसके अंदर, है ना। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो मूव कर रहे होंगे किस साइड? इसके पॉजिटिव टर्मिनल के साइड। ओके, करंट ऐसे मूव करेगा, करंट ऐसे मूव कर रहा होगा, है ना। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कैसे मूव करते हैं? करंट के अपोजिट डायरेक्शन में, है ना, क्योंकि नेगेटिव चार्ज होंगे, ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होंगे इस साइड। और अगर इसके अंदर कोई कोई पॉजिटिव चार्ज आयन होगा तो वो किस साइड अट्रैक्ट होगा? वो नेगेटिव टर्मिनल के साइड अट्रैक्ट होगा। ठीक है, लेकिन मेनली हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो इस साइड अट्रैक्ट होंगे पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। तो यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है? जिसको हम जूल्स हीटिंग इफेक्ट भी बोलते हैं। व्हेन करंट इज पासिस थ्रू ए कंडक्टर, जब करंट पास होता है किसी कंडक्टर से, ये जो कंडक्टर लिया है हमने, तो क्या होता है? आफ्टर सम टाइम इट बिकम्स हॉट, दिस इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, तो कुछ समय बाद हम देखते हैं कि वो जो कंडक्टर होता है वो क्या होता है? गर्म हो जाता है। मतलब कहने का ये है सिंपली कि अगर किसी कंडक्टर में अगर हम कंटिन्यूअसली अगर करंट सप्लाई कर रहे हैं तो कुछ देर बाद आप देखोगे कि वो क्या होता है? गर्म हो जाता है। ठीक है, कोई भी अगर आपके घर में भी अगर कोई देखा होगा आपने, जो फैन होते हैं या कोई टीवी होता है या कोई मोटर होता है, कुछ भी होता है वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, उसके अंदर आप देखना कि अगर वो ज्यादा देर तक चलता है तो फिर क्या होता है? वो छू के देखोगे, टच करोगे तो वो गर्म हो जाता है। तो इसी कारण से होता है। तो वो क्यों होता है वो हम देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है कॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। क्यों होता है वो? ये सब आप पढ़ चुके हो पहले भी, समझ में आ जाएगा अच्छे से आज। इन द कंडक्टर द इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेलरेटेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल। कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किस तरफ एक्सेलरेट होते हैं? वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ एक्सेलरेट होते हैं, क्योंकि इनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ एक्सेलरेट होते हैं, या मूव्स भी लिख सकते हो। ठीक है, एंड पॉजिटिव आयंस आर एक्सेलरेटेड टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल। और इसके अंदर जो पॉजिटिव आयंस होंगे वो किस साइड होंगे? वो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल के तरफ एक्सेलरेट हो जाएंगे, मतलब मूव हो जाएंगे। ठीक है, ड्यूरिंग दियर मोशन द इलेक्ट्रॉन्स कोलॉइड्स ईच अदर। जब ये मोशन कर रहे होंगे, ये इस साइड मूव कर रहे होंगे, तो क्या होगा? इनके अंदर आपस में क्या होगा स्टूडेंट्स? आपस में क्या होगा? कोलिजन होगा। पता है ना, कोलिजन होगा इनके अंदर, क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें, लाखों करोड़ों अरबों से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये जब ये मूव करेंगे तो इनके अंदर क्या होगा? बहुत ज्यादा कोलिजन होगा इनके अंदर। तो इसलिए इनके अंदर क्या होगा? कॉलिजन होगा। तो ये कोलॉइड करेंगे एक दूसरे से, कोलॉइड होंगे, टकराएंगे। टकराएंगे तो क्या होगा? एंड ड्यूरिंग दिस कॉलिजन, इस कॉलिजन के दौरान, इस टकराव के दौरान क्या होगा? एनर्जी इज रिलीज। ठीक है, एनर्जी रिलीज होगी। समझ गए? मतलब कि जब देखा होगा आपने कि अगर कोई ज्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है तो वहां पर अगर बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका है तो वहां पर गर्मी ज्यादा ही लगती है। ठीक है, अगर मान के चलो आप किसी खुले एरिया में हो तो वहां पर गर्मी कम लगेगी, लेकिन ज्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके में क्या होती है? गर्मी ज्यादा लगती है। इसका मतलब वहां पर मतलब हीट रिलीज होती है। मतलब समझ गए ना, कहने का मतलब यह है कि अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होंगे, स्पीड से कोलॉइड कर रहे होंगे एक दूसरे से, तो एनर्जी रिलीज होगी, जिसको हम बोलते हैं किसकी फॉर्म में होगी? वो हीट के फॉर्म में रिलीज होगी, जिसकी वजह से क्या होगा? कंडक्टर क्या हो जाएगा? हॉट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। समझ गए इस चीज को? तो ये होता है कारण कि किस वजह से ये कंडक्टर जो होता है हॉट हो जाता है। ठीक है, अब हम इसके बाद देखेंगे एक और नई टर्म्स, इसको नोट कर लो तब तक। स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे हीट एनर्जी इन ए सर्किट, कि सर्किट के अंदर हीट एनर्जी आखिर होती कितनी है। तो इसमें जो फॉर्मूले यूज होंगे ये आपने पढ़ चुके हैं पहले भी, 9th क्लास में, 10th क्लास में आप पढ़ चुके हो, है ना। तो हम यहाँ पर देखेंगे वही चीज आज डिराइव करके देखेंगे कि हीट एनर्जी इन ए सर्किट आखिर कितनी होती है। तो हम पहले डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम इसका ऐसे बनेगा कुछ, मान के चलो यहाँ पर क्या है? ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या है? सेल है। यहाँ पर की है, ये की क्लोज्ड है, मतलब करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, करंट फ्लो हो रहा है, मतलब ये पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल ऐसे। ये रेजिस्टेंस आर है। ठीक है, ये करंट आई फ्लो ऐसे हो रहा है। ठीक है, अब देखो हीट एनर्जी निकालनी है हमको सर्किट के अंदर, की सर्किट है उसके अंदर हीट कितनी होगी वो हम देखेंगे अभी। अभी तक हम पढ़ रहे थे कि हीट हो जाता है कंडक्टर, तो हम वही देखने वाले हैं कि इसका फॉर्मूला आखिर आएगा क्या। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि टोटल चार्ज, टोटल चार्ज
फ्लोज इन ए सर्किट, सर्किट के अंदर टोटल चार्ज जो होता है वो कितना होता है, Q इक्वल टू क्या होता है आई टी, ये पढ़ा हुआ है आपने। और जो करंट का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम, रेट जो होती है फ्लो होने की चार्ज पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर Q अपॉन टाइम होता है तो Q की वैल्यू आ जाएगी आई टी, ठीक है, यहाँ से आई टी हो जाएगी। तो ठीक है स्टूडेंट्स, इसको याद रखना। और हमें पता है एज वी नो क्या, कि जो वर्क डन होता है वो क्या होता है स्टूडेंट्स, वर्क डन जो होता है वो क्या होता है, वो होता है Q इंटू में V, ये होता है, पढ़ा हुआ है। क्योंकि जो पोटेंशियल होता है वो पढ़ा हुआ था क्या, जब मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ाया था तो उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले चैप्टर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में फॉर्मूला क्या आया था, वर्क अपॉन में चार्ज आया था, यही आया था, है ना। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, समझ गए स्टूडेंट्स। तो यही चीज हम इसमें देखेंगे कि वर्क इज इक्वल टू में Q इंटू में V, क्योंकि यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रहा है कुछ ना कुछ वर्क हो रहा है यहाँ पर भी, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स वर्क का फॉर्मूला निकालेंगे, यहाँ से W इक्वल टू क्या होगा, Q, ये आई टी की इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, है ना, इसमें तो क्या हो जाएगा आई टी इंटू में V। तो हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं W इक्वल टू V आई टी, ठीक है, ये फॉर्मूला आ गया इसका। हमें एक और चीज पता है, एज वी नो V इक्वल टू क्या होता है आई आर, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, है ना। तो इसको हम यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है, इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लो। तो हम यहाँ लिख देते हैं पुटिंग V इन इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ वर्क डन का फॉर्मूला एक और क्या आ जाएगा, एक और फॉर्मूला आ जाएगा V इक्वल टू आई आर, है ना। तो आई आर इंटू में आई टी, तो कितना हो जाएगा ये W इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर टी हो जाएगा, स्मॉल टी आएगा, ठीक है, टाइम है, ठीक है। ये आपका सेकंड आ गया, दो फॉर्मूले आ गए आपके पास। हम एक और कर सकते हैं, यहाँ से हम यहाँ पर करंट की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे V अपॉन आर हो जाएगी, एज आई इक्वल टू V अपॉन आर, यहाँ से निकाल रहे हैं हम, I इक्वल टू V अपॉन आर हो जाएगा, है ना। तो हम इस वैल्यू को पुट कर देते हैं, पुटिंग I इन इक्वेशन सेकंड में पुट कर देते हैं, ठीक है। तब हमारा एक और वर्क डन का फॉर्मूला आ जाएगा। तो यहाँ पर जो वर्क डन है क्या आ जाएगा आपके पास, आई स्क्वायर आर टी जो है आपका, आर टी, यहाँ पर हमें आई की वैल्यू पुट करनी है V अपॉन आर, तो इसकी जगह पे V अपॉन आर पुट करोगे तो V स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में आर स्क्वायर हो जाएगा इंटू में आर टी हो जाएगा, ठीक है, आर टी मल्टीप्लाई में है ही, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, है, ऊपर क्या बचेगा, एक आर बचेगा, तो क्या बचा V स्क्वायर टी अपॉन में आर बचा, ठीक है। ये वर्क डन हो गया आपका। तो आप यहाँ पर एक लाइन लिख सकते हो कि दिस वर्क डन इज released in the form of heat, ये जो वर्क डन है ना, यही वर्क डन हीट की फॉर्म में रिलीज होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर सीधा सीधा लिख सकते हो कि जो W इक्वल टू आप लिख सकते हो, जितना भी वर्क डन है वो हीट की फॉर्म में रिलीज होगा। तो आप सारे फॉर्मूले लिख सकते हो ऐसे कि H इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर ये हीट हो गया, है ना, वर्क डन किस में कन्वर्ट हो गया, हीट में। तो अब ये हीट जो है किस हो गया, V आई टी, एक और फॉर्मूला है क्या, आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। एक और फॉर्मूला है इक्वल टू में V स्क्वायर टी अपॉन में आर, ये न्यूमेरिकल जो आपका होगा उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर पुट कर सकते हो वैल्यू, तीन फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो मतलब कि हीट के तीन फॉर्मूले आ गए, इन तीनों को याद रखना, यही हमें निकालना था, हीट एनर्जी ने सर्किट। तो तीन फॉर्मूले हैं, अगर आपको पोटेंशियल करंट टाइम दिया होगा तो आप ये निकाल देना, अगर आपको करंट और रेजिस्टेंस दिया होगा तो ये फॉर्मूला यूज करना, और पोटेंशियल रेजिस्टेंस दिया हो तो ये फॉर्मूला यूज करना, ठीक है। तो स्टूडेंट्स एक अच्छा सा क्वेश्चन लिया है मैंने, प्यारा सा अच्छा सा क्वेश्चन, कि टू रेजिस्टेंस ऑफ जॉइनिंग इन पैरेलल, दो रेजिस्टेंस आपके पास जो पैरेलल में जॉइन है, ठीक है। पैरेलल में मतलब कि कैसे, जिनके अंदर डिफरेंट करंट जा रहा है, ठीक है, डिफरेंट करंट मतलब वोल्टेज सेम है, पोटेंशियल सेम है, हैविंग ईच ऑफ रेजिस्टेंस 5 ओम, मतलब कि दो रेजिस्टेंस हमारे पास R1 कितना है 5 ओम एंड R2 भी कितना है आपके पास 5 ओम है, ठीक है। द इलेक्ट्रिक ईएमएफ ऑफ 1 वोल्ट इज अप्लाइंग या अप्लाइड इन कॉइल फॉर 5 मिनट्स, हम उस कॉइल के अंदर या उस सर्किट के अंदर 1 वोल्ट का इलेक्ट्रिक ईएमएफ हम अप्लाई कर रहे हैं उसके अंदर, ठीक है, 1 वोल्ट अप्लाई कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट जा रहा है उसके अंदर 5 मिनट के लिए। तो पोटेंशियल जो हो गया कितना हो गया आपका 1 वोल्ट हो गया, ठीक है, 1 वोल्ट हो गया, ठीक है। कितने मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए। टाइम कितना हो गया आपके पास 5 इंटू 60 कर लो, क्योंकि आपको
60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमें मिनट में नहीं चाहिए होता, सेकंड में चाहिए होता है। टाइम जो होगा सेकंड में होगा, ध्यान रखना। ठीक है, कितना हो गया ये 300 हो गया। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स आपको क्या फॉर्मूला लगाना है, आप देखो यहाँ पर 3 फॉर्मूले हैं हीट के। कैलकुलेट करना है आपको हीट प्रोड्यूस कितनी हुई है। तो आप देखो यहाँ पर सबसे पहले देखो आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको रेजिस्टेंस कौन सा फॉर्मूला चाहिए पहले ये देख लो। रेजिस्टेंस इसमें नहीं है, इसमें रेजिस्टेंस है लेकिन वोल्टेज नहीं है, पोटेंशियल नहीं है। इसमें रेजिस्टेंस भी है, वोल्टेज भी है और टाइम भी है। ठीक है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो देखो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, एक रेजिस्टेंस चाहिए हमें रेजिस्टेंस 2 दे रखे हैं। सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करो और एक रेजिस्टेंस निकालो। वो कैसे सॉल्व होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन से। ठीक है, तो आपने पढ़ा हुआ है सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर और ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस दोनों पढ़ाया था मैंने। तो स्टूडेंट्स हमें देखना है इसमें रेजिस्टेंस वाला पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो जो फॉर्मूला जो मैंने करवाया था आपको रेजिस्टेंस वाले में, वो क्या आया था आपका, जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आरपी जो आया था आपका, वो क्या आया था। चलो एक बार दोबारा से सारे फॉर्मूले याद कर लेते हैं। जो सी एस जो आया था आपके पास 1/CS था, लेकिन वो 1/C1 1/C2। और जो सी पी आया था पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस जो आया था वो C1 प्लस में C2 आया था। इसमें क्या होता था, करंट सेम होता था। ठीक, करंट सेम होता था, पोटेंशियल डिफरेंट होता था। ठीक है, याद हो गया। इसमें क्या होता था, पोटेंशियल सेम होता था, पोटेंशियल सेम और करंट डिफरेंट। ठीक है, याद हो गया। इसमें भी सेम वैसा ही होता है स्टूडेंट्स। अगर हम बात करें किसकी, इसमें भी जो 1/CS होता है, लेकिन इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन में RS जो होता है वो R1 प्लस में R2 हो जाता है। लेकिन जो आपका RP होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन, वहां पर 1/R1 हो जाएगा और 1/R2 हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि उल्टा हो जाता है इसमें, लेकिन इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट तब भी सेम था और इसमें करंट तब भी सेम रहेगा और पोटेंशियल डिफरेंट रहेगा, इसी को ध्यान रखना। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल तब भी सेम था और अब भी सेम रहेगा, लेकिन करंट डिफरेंट रहेगा। ठीक है, बस चेंज क्या है, ये फॉर्मूले में चेंज हो जाता है बस। ठीक है, वो क्यों होता है वो हमने डिराइव जब किया था वो मैंने आपको बताया था उसी टाइम में। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसी चीज को देख के चलेंगे। हमें क्या चाहिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस है तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे 1/R1 1/R2। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर 1/RP होगा, इसको सही कर लेना 1/RP। ठीक है, तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन का 1/RP इज टू में क्या हो जाएगा 1/5 प्लस में 1/5। तो इसका एलसीएम निकालो, कितना आ जाएगा आपके पास 5। 1 प्लस में 1 इज क्या हो जाएगा 2/5। इसका रेसिप्रोकल करोगे आरपी कितना आएगा फिर 5/2 इज कितना आ जाएगा 2.5 ओम। ठीक है, आपके पास एक रेजिस्टेंस आ गया इक्विवेलेंट, कितना आ गया 2.5 ओम। तो यहाँ पर आर यहाँ पर 2.5 लिखेंगे। तो आप फॉर्मूला लिख लो H इज V स्क्वायर T अपॉन में R। यहाँ पर हम पोटेंशियल ले लेते हैं 1 वोल्ट। तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 होगा, इंटू में टाइम कितना है 300 सेकेंड, अपॉन में जो आपके पास R है वो कितना है आपके पास 2.5 है। तो इसको ऊपर ले जाओगे, ये ऊपर चला जाएगा 0, है ना। और ये 25 कितनी बार पे कैंसिल होगा स्टूडेंट्स, ये 25 जो होता है 100 को अगर करोगे तो कितनी बार 4 बार पे होगा, और 300 है तो कितनी बार पे हो जाएगा 4 3 12 बार पे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। तो आपके पास हीट कितनी आ गई 120 जूल आ गई। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पावर की। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, तो देखो इलेक्ट्रिक पावर सिंपल सा है कि द रेट एट विच द वर्क इज डन बाय द सेल पर यूनिट टाइम। सिंपली से हम बोल सकते हैं कि वर्क डन पर यूनिट टाइम, मतलब कि जो वर्क डन हो रहा है सर्किट के अंदर करंट को लाने ले जाने के लिए पर यूनिट टाइम में, उसकी कितनी पावर है हम कह सकते हैं ना। जैसे कि मान के चलो मैं बताता हूँ कि अगर कोई आपको एक ही काम को अगर आपको कोई 4 घंटे में करके दे रहा है और एक ही काम कोई आपको 2 घंटे में करके दे रहा है, तो आप क्या कहोगे किसकी पावर ज्यादा है। तो आप ये कहोगे ना कि जो कम टाइम में ज्यादा काम करके दे रहा है उसकी पावर ज्यादा है ना। तो वही काम वही सेम यही है, इसमें जो रेट मतलब यही है कि उसकी काम करने की दर, वर्क डन पर यूनिट टाइम। ठीक है, उसको ये बोलते हैं पावर। तो सिंपल सा है। तो स्टूडेंट्स आपको ये चीज ध्यान रखनी है, पावर फॉर्मूला क्या होता है वर्क पर यूनिट टाइम। ठीक है, वर्क डन पर यूनिट टाइम, जितना उसका जो रेट है काम करने का वर्क डन पर यूनिट टाइम, ठीक है, उसको हम बोलते हैं पावर। ठीक है स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर आगे क्या लिखोगे, जो पावर का फॉर्मूला है आपका वर्क
अपॉन में टाइम। इसमें हमें पता है कि वर्क का हमने फॉर्मूला निकाला था अभी क्या, VIT ये निकाला था। एक और फॉर्मूला निकाला था हमने क्या, I² RT, और एक और निकाला था V² T अपॉन में R। तो पहले इसका फॉर्मूला यूज करके हम यहाँ पर देख लेते हैं कि पावर का फॉर्मूला क्या आता है। तो W की वैल्यू यहाँ पुट करोगे अगर आप VIT अपॉन में स्मॉल t, तो t से t कैंसिल हो जाएगा, तो आपका पावर का फॉर्मूला क्या आएगा, VI आएगा। ठीक है, ये पावर का फॉर्मूला आ गया आपके पास। सेकंड एक और सेम वे लिखा मैंने, इज इक्वल टू में फिर से आप एक और वर्क का फॉर्मूला लगाओ, वर्क डन I² RT। ठीक है, सेम यहाँ पे पुट करो I² RT अपॉन में t, फिर से t से t कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा आपके पास, आएगा पावर इज इक्वल टू में I² R आएगा। ठीक है, ये फॉर्मूले पावर के कहां से निकल रहे हैं, वर्क डन के फॉर्मूले से निकल रहे हैं, ये याद होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका दोबारा से लिखोगे P इक्वल टू W अपॉन में t, फिर से आपका एक और फॉर्मूला है V² स्मॉल t अपॉन में R। ठीक है, तो इस चीज को हमने यहाँ पर दोबारा लिखेंगे V² t अपॉन में R, और डिनोमिनेटर में ही आएगा t भी। ठीक है, तो t t कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा आपके पास, पावर इज इक्वल टू V² बाय R आएगा। ठीक है, आपके पास तीन फॉर्मूले आ गए पावर के। कौन कौन से, पावर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, तीनों फॉर्मूले, VI इज इक्वल टू I² R इज इक्वल टू में V² अपॉन में R। ठीक है, तो सिंपल से आप एक ट्रिक लगाकर देख सकते हो कि यहाँ पर जो पावर का और हीट, जो आपका वर्क डन का फॉर्मूला है, मतलब कि कह सकते हो हीट का फॉर्मूला, मतलब कि वर्क डन और हीट दोनों सेम है इसमें, है ना। तो हीट का फॉर्मूला या फिर पावर का फॉर्मूला जो है, उसमें डिफरेंस बस इतना है कि यहाँ पर क्या है, टाइम नहीं है, इसमें टाइम नहीं है तीनों में। ठीक है, इस चीज से आप याद रख सकते हो। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर इसकी यूनिट देख लेते हैं कि जो इसकी यूनिट होती है, SI यूनिट जो होती है, SI यूनिट ऑफ पावर क्या होती है, वो होती है वाट। ठीक है, WAT कहते हैं ना कि ये 100 वाट का बल्ब है, 10 वाट का बल्ब है। ठीक है, तो वाट का मतलब वही होता है उसका पावर। ठीक है, इसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या है इसका फॉर्मूला, जो यूनिट आएगी इसकी, तो पावर क्या क्या होता है, W अपॉन में T, तो वर्क डन मतलब की हीट, वर्क डन मतलब की हीट। ठीक है, यहाँ वर्क डन मतलब हीट, तो यहाँ पर हीट का जो फॉर्मूला होता है, हीट का जो फॉर्मूला आप लिख लेना, हीट का जो यूनिट होती है जूल अपॉन में टी, टी मतलब सेकंड, तो जूल पर सेकंड यहाँ लिख सकते हो, जूल पर सेकंड। ठीक है, तो ये दोनों यूनिट हो सकती है इसकी, इसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये होगा। डायरेक्ट जो आपका ये होता है इसका यूनिट, वो वाट होती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स एक चीज और लिख लो, 1 किलोवाट जो होता है वो होता है 10⁻³ वाट के। ये न्यूमेरिकल करोगे तब आपको काम आएगा, ये चीज याद रखने के लिए भी जरूरी है। और 1 मेगावाट जो होता है, मेगा मतलब कि 10⁻6 वाट के। ठीक है, सिर्फ W से भी लिख सकते हो। ठीक है, 1 किलोवाट कितना होता है, 10⁻³ वाट, 1 मेगावाट कितना होता है, 10⁻6 वाट के। ठीक है, और स्टूडेंट्स एक चीज और लिख लो आप, यहाँ पे मैं इसको मिला देता हूँ कि कमर्शियल यूनिट होती है, जो इंडस्ट्रीज में कमर्शियल यूनिट जो होती है, वो यहाँ पर ये यूज नहीं करते, वहां पर कुछ और यूज करते हैं। कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर, पावर की जो कमर्शियल यूनिट होती है वो क्या होती है, इज हॉर्स पावर। सुना है ना हॉर्स पावर, इतने HP की मोटर है। ठीक है, मतलब कि जो मोटर्स होते हैं, फैंस होते हैं, या जो बड़ी बड़ी जो मशीन्स होती है, वो हॉर्स पावर में, वहां पर जो पावर की यूनिट होती है हॉर्स पावर होती है। ठीक है, HP जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि 1 हॉर्स पावर जो होता है, 1 HP जो होता है, वो 746 वॉट के बराबर होता है। समझ गए, समझ गए इस चीज को, मतलब कि अगर कोई कोई मोटर है, अगर वो मान के चलो 1 HP है, मतलब कि 746 वॉट की है। ठीक है, अगर कोई मोटर 0.5 HP की है, मतलब कि इसका हाफ कर दो तो उसके बराबर है। ठीक है, समझ गए इस चीज को ना, तो 1 HP याद रखना 746 वॉट के बराबर होती है। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे इसके न्यूमेरिकल कर लेते हैं कुछ। तो न्यूमेरिकल बहुत ही आसान है, देखो सबसे पहले आप खुद ट्राई करो। ठीक है, इस वीडियो पॉज कर लो, रोक करो, फिर ट्राई करो, फिर अगर नहीं होगा तो फिर यहाँ पर देखना। तो अब देखो हम स्टार्ट कर रहे हैं। द बल्ब ऑफ 5 ओम रेजिस्टेंस प्रोड्यूसिंग लाइट व्हेन इट कनेक्टिंग विद 50 वोल्ट सप्लाई, कि रेजिस्टेंस आपके पास दे रखा है कितना, 5 ओम का। ठीक है, जो प्रोड्यूस कर रहा लाइट कनेक्ट कर रहे हैं जब हम उसको 50 वोल्ट के सप्लाई से, तो मतलब कि वोल्टेज कितना दे रखा है आपको, 50 वोल्ट। ठीक है, स्टूडेंट्स आपके पास तीन फॉर्मूले थे पावर के, P इक्वल टू में VI
P इक्वल टू में आई स्क्वायर आर और P इक्वल टू में V स्क्वायर अपॉन में R, ये थे। तो यहाँ पर हमें पोटेंशियल और रेजिस्टेंस चाहिए, तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, देखो पोटेंशियल और रेजिस्टेंस। तो पोटेंशियल रेजिस्टेंस किसमें है, देखो पोटेंशियल रेजिस्टेंस इसमें है, ठीक है। तो यहाँ पर हम P इक्वल टू लिखेंगे कितना, V स्क्वायर अपॉन में R। तो V स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। रेजिस्टेंस कितना है, 5 है, तो 5 से कैंसिल हो जाएगा, 25 5 बार पे, तो कितना आ जाएगा पास, 5 वाट आ जाएगा, ठीक है। एक और यूनिट क्या लिख सकते हो इसकी, जूल पर सेकंड, ठीक है। तो पावर कितना आ गया आपके पास, 5 वाट आ गया, या फिर और जूल पर सेकंड, ठीक है, ये यूनिट आ गई आपके पास। एक और क्वेश्चन है आपके पास, देख लो यहाँ पर, हाउ मच करंट इज ड्रॉन बाय द मोटर ऑफ 0.5 HP। 0.5 HP की मोटर है, उसमें आपको करंट बताना है और 100 वोल्ट की सप्लाई अगर आपने दी है तो हमें करंट फाइंड करना है बेसिकली, है ना। और 0.5 HP की मोटर है, मतलब कि पावर दी हुई है ना, क्योंकि आपको HP मतलब इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे वाट में, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 HP कितना होता है, 746 वाट, अभी बताया मैंने। तो इसको मल्टीप्लाई करने मतलब पावर दी हुई है हमें, वाट में पावर होती है, तो पावर हमें दी हुई है कितनी, 0.5 HP, ठीक है। मतलब हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे अभी थोड़ी देर में। और वोल्ट कितना दिया हुआ हमें, पोटेंशियल दिया हुआ है हमें 100 वोल्ट, ठीक है, इजी है ना। अब देखो जो फॉर्मूला है आपके पास वो क्या होगा, पहले तो इसको कन्वर्ट कर लो, P इक्वल टू में 0.5 इंटू में 746 से मल्टीप्लाई कर लो, जितने भी HP दिए होते हैं उससे 746 से मल्टीप्लाई कर लिया करो। इसको अपॉन में लेके आओगे, कितना आएगा, 5 1 5 5 2 10, 1/2 हो गया, है ना। तो ये हो जाएगा 746 अपॉन में 2, है ना, 1 के अपॉन में 2 है, ये कैंसिल कर दो, कितना है, 2 3 या 6, 2 7 या 14 और 2 3 या 6, तो आपके पास पावर कितना आ गया, पास 373 वाट पावर आ गया। अब हम यूज कर लेते हैं इस फॉर्मूले को, तो यहाँ पर पावर है, करंट है और वोल्टेज है, तो यहाँ पर हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे इन तीनों में से, देखो P इक्वल टू VI वाला, है ना। तो P इक्वल टू में VI वाला यूज करेंगे। तो हमें पावर दी हुई है, करंट फाइंड करना है, तो करंट फाइंड करना है तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, P अपॉन में V हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू में P कितना है आपके पास, 373 दे रखा है, और आपके पास जो वोल्टेज है वो 100 दे रखा है, तो इसको आप पॉइंट में ले आओ तो 3.73 हो जाएगा। और करंट का जो यूनिट होती है वो क्या होती है, एम्पियर होती है। तो कितना करंट इसमें फ्लो होगा, कितना करंट कंज्यूम होगा, ये 3.73 एम्पियर करंट इसमें जाएगा। अगर हम इतने HP की मोटर लेते हैं तो 3.73 एम्पियर आपको करंट चाहिए होगा, ठीक है। समझ गए स्टूडेंट, इजी है ना। अब हम लास्ट टॉपिक कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो स्टूडेंट्स अब हम बात कर लेते हैं अपने लास्ट टॉपिक इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी सेम है वर्क डन की जैसा ही है ना। वर्क डन में क्या था, वर्क डन भी क्या था, एक तरह की एनर्जी ही है, ठीक है। तो इट इज द एनर्जी और वर्क डन बाय द सेल, ठीक है, पर यूनिट टाइम। इसमें भी यही है फॉर्मूला, जो वर्क डन का है वही सेम है। तो स्टूडेंट्स जो फॉर्मूला आपने यूज किया है वर्क डन में और जो पावर में यूज किया है उससे रिलेटेड ही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला भी, तो सेम वही है। तो E इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन इक्वल टू वर्क डन, मतलब कि जो पावर इनटू में टाइम, ये तीनों फॉर्मूले सेम है। अगर आप पावर का फॉर्मूला देखो, पावर फॉर्मूला क्या था, P इक्वल टू क्या था, VI था, और वर्क डन का फॉर्मूला क्या था, VIT था। लेकिन यहाँ पर हम एनर्जी वाले फॉर्मूले में E इक्वल टू में P इंटू में T लिखते हैं, तो यहाँ पर मल्टीपल में T लिख दोगे तो ये सेम फॉर्मूला यही बन जाएगा, P इक्वल टू में VIT, है ना। तो मतलब कि ये दोनों फॉर्मूले आपस में रिलेट करते हैं, दोनों ही इसके बराबर हम मानते हैं, इसको इसके बराबर मानते हैं। तो जो फॉर्मूला हमने यूज किया था इसमें वर्क डन वाले में वही सेम इसमें यूज करेंगे, या फिर आप कह सकते हो जो पावर में यूज किया था उसमें T से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वही फॉर्मूला हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में यूज करेंगे। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दो आप VIT, है ना। एक और फॉर्मूला है E इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, I स्क्वायर RT, और एक और फॉर्मूला है आपके पास क्या हो जाएगा वो, और देख सकते हो यहाँ पर और डाल के V स्क्वायर T अपॉन में R, ठीक है। ये तीन फॉर्मूले हो गए इलेक्ट्रिकल एनर्जी के, ठीक है स्टूडेंट। ऐसा यूनिट की बात करें अगर हम इसके, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर वो क्या होती है, जूल होती है ना। वर्क की भी यूनिट जूल होती है, हीट की भी जूल होती है, मतलब कि ये आपस में रिलेट करते हैं आपस में, ठीक है। और अगर हम पावर को देखें, पावर्स कंपेयर करें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, तो इसमें बस डिफरेंस ये होता है कि हम टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें, ठीक है। और जो इसकी कमर्शियल यूनिट जो होती है, इसकी कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर इलेक्ट्रिक, सॉरी कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी आएगा, सॉरी स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक एनर्जी ऑफ
इलेक्ट्रिक एनर्जी। क्या हो जाएगा वो होता है किलोवाट आवर, किलोवाट आवर। तो स्टूडेंट्स आप लिख सकते हो यहाँ पर कि जो 1 किलोवाट आवर होता है, यहाँ लिख लो किलोवाट आवर, ठीक है। तो यहाँ पर 1 किलोवाट आवर इक्वल होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के, ठीक है। ये याद रखना, ये याद रखने लायक है जो मैंने बताया आपको, ठीक है। तो हम इसका यूज करते हैं, वो कमर्शियल यूनिट होती है उसमें इसका यूज करते हैं, किलोवाट आवर से हम देखते हैं, ठीक है। आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा। तो स्टूडेंट्स हम इसके ऊपर भी एक और न्यूमेरिकल कर लेते हैं, तो फिर हम इसको चैप्टर को क्लोज करेंगे। तो स्टूडेंट्स एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं हम। ए बल्ब ऑफ 100 वाट is operating कितना लिख लो 5 minutes, find the या calculate the electric energy, ठीक है। आपको इलेक्ट्रिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो हमें दे रखा है वाट, दे रखा मतलब पावर 100, ठीक है। जो दिया होता है लिख लो। वॉट में क्या दिया हुआ है पावर, 5 मिनट मतलब टाइम कितना 5 इंटू में 60, ठीक है। सेकंड में आ जाएगा कितना आ जाएगा 300 सेकंड आ जाएगा, ठीक है। अब जो फॉर्मूला होता है हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी का क्या होता है, वो वर्क डन के जैसा ही होता है। तो आपके पास पावर और टाइम दी हुई है, तो यहाँ पर हम पावर टाइम में रिलेशन जानते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, E = P इंटू में T होता है ना। और तो अगर हमें पोटेंशियल दिया होगा स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पर पोटेंशियल लिख लेंगे और करंट लिख लेंगे, लेकिन हमें पोटेंशियल करंट नहीं, डायरेक्ट हमें दे रखा है पावर, हम यहाँ पर 100 लिख लेते हैं, इंटू में टाइम दिया हुआ कितना 300। तो कितना हो जाएगा इलेक्ट्रिक एनर्जी कितनी हो जाएगी आपके पास 3 और ये 4 0 लगा दो जूल, ठीक है। ये आ गया आपका आंसर 30,000 जूल, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से आप करोगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका यूनिट सेकंड सी एंड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी यूनिट सेकंड भी एंड हो गई, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये बहुत छोटी सी यूनिट थी, तो इस वीडियो में यही तक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, यूनिट थर्ड स्टार्ट करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो से। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करो, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।